नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए उषा किरण खान जी की कहानी अड़हुल की वापसी लेकर प्रस्तुत हूँ। लेखिका ने इसके बारे में लिखा है कि 40 साल पहले की कहानी का सुधी पाठकों को अवश्य स्मरण होगा। ठेठ कोसी क्षेत्र के गांव की कहानी, अड़हुल और ओवरसियर साहब की कहानी, एक तरफा उद्यम प्रेम और नदी के वेग सी उफनती धारा का समर्पण, जो मौसम के दर्द सा टीस उठता मन में। दशकों पार आई है वह बेला जब फिर दोनों आमने सामने हो गए। देखें आप कैसी है उनकी वापसी। तो अब कहानी शुरू करती हूँ। साहेब, दोस्तों ने एक दिन भी चैन से बैठने कहाँ दिया। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद इस काम में झोंक दिया। राजधानी में भांति भांति के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं। कई जगह दोनों एक से हैं। तो भाई लोगों ने एक संगठन के इंतजामात में मुझे लगा दिया। दीघा घाट के पास वाले मैदान में बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे थे। बड़ी बड़ी देंगे चढ़ी थीं। मसूर की दाल पक रही थी। परवल आलू की झोल पर तरकारी बन रही थी। बड़े बड़े खांचों में भात पकाकर उड़ेले जा रहे थे। महिलाएं ही महिलाओं को खिला रही थीं। पुरुष भोजन तैयार करने में लगे थे। अपने तरीके से सजी धजी विभिन्न आयु वर्ग की स्त्रियां, गोरी, काली, लंबी, नारी। मेरा काम था सबों के नाम आगे टिक लगाने का कि किसने खाना खा लिया और किस नंबर की बस में रैली के बाद लौटने वाली हैं। हंसती खिलखिलाती, बेलौस बतियाती ये सुदूर गांवों से आई स्त्रियां थीं जो पटना के बाजार घूमना चाहती थीं। आपस में विचार कर रही थीं कि किससे पूछूं, किधर जाना चाहिए। मैंने उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए अपनी ओर से पूछना उचित समझा। आप लोगों को क्या क्या खरीदना है? जी सर, एक युवती ने हैरत से मुझे देखा। अचंभे की क्या बात है? मैं बाजार का पता बता दूंगा। जो चाहिए वैसे बाजार में जाएंगी ना। सामने वाली सड़क पर टेम्पो ले लीजिए और सीधे पटना मार्केट के पास उतर जाइए। वहाँ आपके मतलब का हर सामान मिल जाएगा। मेरे मन में आया कि सभी स्त्रियाँ इस शहर से अनजान हुई तो भटक जाएंगी। मेरी बात उन्हें रुचि। वे आपस में विचार विमर्श करने लगीं। मैंने जैसा सोचा था वैसी वे बेवकूफ़ नहीं थी। उन्होंने अपने बस के खलासी को कह सुनकर तैयार कर लिया था। 6 स्त्रियां, जिनमें अधिकांश युवतियां थीं, वे बाजार की ओर गईं। कुछ औरतें पंडाल के किनारे छतनार फालसे के पेड़ के नीचे निश्चिंत भाव से सो गईं। एक दुबली पतली अधेड़ आयु की स्त्री मेरी ओर बढ़ आई। बाबू, ऐसा लगता है आप ओवरसियर साहब हैं, उसने कहा। तो मैं अनायास चौंक गया। मैं आज से 25 साल पहले ही इस संबोधन से आगे बढ़ाया था। उस स्त्री की ओर गौर से देखा। सांवला गोल चेहरा, काली पुतलियों वाली मोहक बड़ी बड़ी आँखें, सुरेब भवें, माथे पर हल्का शिकन, आँखों की कोर पर भी बेहद झीनी सिलवटें, घुंघराली अलकों में सफ़ेदी। आप कौन हैं? मेरा गला सूखने लगा। हमारा नाम तो अभी तुरंत ना आप सही किए हैं। हम अड़हुल देवी सोनपुर की। ये देखिए ना। उसने गले में लटका अपना पहचान पत्र दिखाया। मैंने उसे पहचान लिया था। आपको कैसे पता कि मैं ओवरसियर था? उसकी पहचान कहाँ तक जाती है यह जानने को मैंने प्रश्न किया। अब लो बाबू, आपको मैं कभी भूल सकती हूँ? इसके इस उत्तर में इस उम्र में भी मेरे अंदर हलचल मचा दी। क्या क्या याद है इसे? मैंने टालने के लिए पूछा कि क्यों, वह भी इस संगठन की सदस्य है? नहीं बाबू, हमारा बेटा है, बहू बेटी सब हैं। हम पटना देखने आ गए। तो तुम भी क्यों नहीं बाजार गई? मुझे कुछ लेना नहीं बाबू। 2 बरिस से सिर का सेनुर उठ गया।
अब क्या साज सिंगार, यह चाही कि दूदू गो चूड़ी रणसार के साथ भौजाई पहना दी थी। यह है सिंगार। बेटी बहू खुद दे आई हैं, गई खरीदने। भगवान उनका सुहाग बनाए रखे। बातचीत का सिलसिला बन गया। मेरा मन जो पुरैन के पत्ते की तरह थरथराते जल की तरह चंचल हो रहा था, वह स्थिर हो गया। क्या हुआ था तुम्हारे आदमी को अड़हुल? कहाँ कुछो बाबू, जॉन्डिस हो गया था, देरी से पकड़ाया। आपके जैसा गोरा रंग था। जब पूरा पितरिया थारी जैसा हो गया तब हम लोग समझे। डाकदर के पास पहुँचे तो पानी चढ़ाने लगा, मगर साफे बोल दिया, आप लोग देरी कर दिए। 2 दिन में खेला ख़त्म। अड़हुल के चेहरे पर दुख के बादल घिर आए। बड़ी बड़ी काली आँखों में आंसू तीर आए थे, पर अपने स्वभाव के अनुसार उसने संभाल लिया अपने आप को। कितने बच्चे हैं अड़हुल? तुम तो खेतिहर घर में ब्याही गई थी ने? मैंने प्रसंग बदलने के लिए कहा। हाँ बाबू, 2 बेटा है और 3 बेटी। बेटी लोग भी खेती पथारी वाले घर में हैं। हमारे मालिक अपने जांगड़ के बल पर 2 बीघा से बढ़कर खेत का रकबा 5 बीघा कर लिए। हम गौना होकर गए थे कि सास ने खेत अलग करके दे दिया था। 7 बहन के बाद मालिक 2 भाई हुआ। एक बड़े भैया थे जो एमएलए साहब के साथ यह पटना में रहते थे। एक बड़े भैया थे जो एमएलए साहब के साथ यह पटना में रहते थे। उनकी औरत एक को काम नहीं करती थी। हम जाते ही गाय बैल का सानी पानी कुटिया पिसिया सब करते। वो बैठी बैठी ढोलक छाप बेड़ी धुकती रहती। सास का गोड़ पकड़ के कभी नहीं बैठी। छोटका बेटा के साथ सास खेत पर पिठिया ठोंक जाती। दोपहर में निमझान होकर लौटती। हम फुलही लोटा माँज कर तुरते, घैलची से पानी भर के पीने देते, गोर हाथ धो के खाने को देते। मालिक हल बैल सरिया के अंगना आते। सास बहुत आशीर्वाद देती। भैया गांव आए थे, तभी सास ने उनसे कहा था, रे बाबू, तुम्हारी लोक लुगाई ठहरी छैल चिकनिया, हाथ गोर में धूर नहीं लगने देती है, परंतु रहता है पटना तो अकेले छोटुआ वो कितना जांगड़ खटेगी। खेती दोनों भाई अलग कर लो। खुशी खुशी खेत का बंटवारा हो गया। भैया ने मालिक को ही खेत जोतने दे दिया। कहा कि फसल होने पर बांट के दे देना छोटे। दोनों भाई में प्रेम था, सो निभा गया। चलो अच्छा हुआ, 5 बीघा ज़मीन कम नहीं होता है। फिर तुम्हार गांव कोसी के डूब क्षेत्र में नहीं है। तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं? कहाँ जाएंगे बाबू, वहीं है। कोसी मैया इतना बालू लाकर झोंक दी कि खेत सब ऊंचा हो गया। 4-5 साल का तकलीफ रहा, फिर बालू उपजाऊ हो गया। धान मूंग मकई सब उपजता है। जब तब बाढ़ आती है सो। बाढ़ से कौन नुकसान है? बाढ़ के साथ फूल पाक आ जाता है, खेती अच्छी हो जाती है बाबू। ज़्यादा आ जाता है तो माल जाल ढोर डंगर सहित बांध के आसरा ले लेते हैं। कौन पक्का मकान रहता है हम लोगों का? 10वीं के ढोल बजने तक गांव फिर आबाद। कहीं कहीं तो पक्का घर देखा है। भरा भूरू के कोई बना रहा है। कृपा कोसी महारानी की। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं? 3 बेटी का ससुरबास है। एक बेटा पुरैनिया तरफ स्कूल में पियून लगा है। दूसर का गांव में खेती करता है। अभी छोटी बेटी सबिया और बहू डिम्पल बाजार गई है ना। ओह, बेटी बहू या तुम पंचायत में खड़ी नहीं हुई? ना, खेती से फुर्सत नहीं है। बड़की बहू को 7 बेटी हुई। उसका ब्याह करते करते जांगड़ थक गया कि पॉलिटिक्स करेगा। छोड़िए बाबू, अपना सुनाइए, अपना बताइए। कई गो बाल बुतरू है? मलकीजनी कहाँ है? घर कहाँ बनाए? उसके इस आत्मीय प्रश्न ने मेरे अंदर एक आलोड़न पैदा कर दिया। एक
एक मिले जुले मनोभाव की गिरफ्त में फंस गया। सीधी रेखा की तरह चलती जिंदगी का त्रासद अंत मुझे हिला गया था। किसी तरह संभला था, पर इसी प्रश्न ने सारे के सारे जख्म कुरेद दिए। सामने टेबल पर रखे जग से मैंने पानी का ग्लास भरा और एक सांस में पी गया। गर्मी शुरू हो गई है बाबू। पछुआ का झोंका गला सुखा देता है, छने छने प्यास लगता है। उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। अमराई में मंजर लदे थे। मैंने उसके प्यास बोलने पर गौर किया। वह बेहद सामान्य भाव से बोल गई थी, लेकिन उसका यह कहना मेरे जख्म पर मरहम सा लगा गया। मैं भी उसकी तरह निसंग होने की कोशिश करने लगा। मेरे 2 बच्चे हैं अड़हुल। एक बेटी जिसकी शादी हो गई, वह अमेरिका में है। एक बेटा है, उसकी शादी होने वाली है, वह भी अमेरिका में ही रहता है। हम यहाँ अकेले हैं। काहे बाबू? मलकिनी बेटा के साथ हैं। सतम सत एक उम्र में अपना जन्म ज़्यादा प्यारा हो जाता है। नहीं अड़हुल, वह रही नहीं, मुझे अकेला छोड़कर ऊपर चली गई। मैंने उंगली ऊपर उठाकर कहा, क्या हुआ था बाबू? अड़हुल के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। मैंने उससे अपनी पत्नी शालिनी की असाध्य बीमारी की कथा सपाट ढंग से सुनाई। जितना खर्च करना था मैंने किया, जहाँ जहाँ ले जाना था ले जाया गया, परंतु पेट का कैंसर 3 महीने के अंदर उसे मुझसे और अपने लाडले बच्चों से दूर ले गया। उसके जाने के बाद ही हमने बिटिया की शादी की, उसे विदा किया। बच्चे मेरे अकेलेपन को लेकर बेहद चिंतित रहा करते हैं। मेरे इस संगठन में अपने मित्र कन्हैया जी के साथ लगकर काम करने से वे थोड़े निश्चिंत हुए। मैंने सब कुछ तो अड़हुल को बताया, परंतु यह नहीं बताया कि उसके ससुराल जाने के बाद मैं कितना टूट गया था। उस भोली भाली समर्पिता को मैं दिल से इतना चाहने लगा था कि न दिन को चैन न रात को नींद आती थी। नौकरी से छुट्टी लेकर घर में बैठ गया था। चाचा जी ने डॉक्टर से दिखाया कि उन लोगों को भ्रम हो गया, कोसी के किसी कीड़े ने काट लिया। मैं चुप रहा, क्योंकि उस कीड़े के कांटे का इलाज डॉक्टर के पास नहीं। मैं हतवाक होकर अड़हुल की बरसती हुई आंखें देख रहा था। अपना दुख सुनाकर वह स्थिर थी, पर मेरी त्रासदी ने विचलित कर दिया। अड़हुल। जब ओवरसियर साहब हम लोगों का नाम पूछकर कागज़ पर सही कर रहे थे, तभी हम उनको पहचान गए। भीड़ भाड़ में कुछ पूछना नहीं चाहते थे। मन में यह लालच भी था कि वे अपनी तरफ से ही मुझे पहचान लें, लेकिन सो नहीं हुआ। होता भी कैसे? 2530 साल बीत गया है, शायद उससे भी ज़्यादा। कैसे कोई पहचान लेगा? जब साहब हमारे गांव में देवदूत बनकर आए थे, तब हम लहुक वयस के थे। यह 15-16 साल के थे। साहेब भी दुबले पतले नौजवान थे। बाढ़ में इलाके भर के गाय भैंस आदमी औरत को बांध पर पहुंचाए। रह गई मेरी नानी और हम। रात हो गई थी। कोसी की बांध की तरह हमारे तन मन के बांध भी टूट गए थे। कुछ दिन हम शर्म से भागे मागे रहे, फिर गौने का दिन धरा गया। मैया तो थी नहीं। गौना की साड़ी धोती रंगने का काम, पोत पिटारी साटने का काम खुदे करना पड़ा। बाबू ने जब कहा कि साहब से मिला बुलाया है, तब मन में उनके लिए बड़ा प्यार उमड़ा। जहाँ गौने होकर जाने वाली थी, उस दुल्हा की याद नहीं। सुना कि छोटे में दूध छुड़ाकर शादी करने आया था। घर देखिया लाठी से नापकर जोड़ी तय किया था। खेती किसानी वाला घर का था। 2 जोड़ी बैल था बथान पर, बड़ा आंगन था। 4 भाई का भैयारी था। गौना होते होते भैयारी बंट गया था। हमारे ससुर जी मर गए थे। सासू जी बेटी लोगों का ब्याह कर गौने पर भेज अकेली पड़ गई थी। बड़की बहू को लाने के तुरते बाद हमको भी बुला लिया। सासू जी कहती,
तू बिन माए के बेटी बुर्बक होगी, हमारे घर आ जाएगी तो हम हेत कुहेत सिखा देंगे। लेकिन तू तो बड़ी अक्लमंद निकली, सब कुछ सीखी पड़ी है। हमने उनसे बताया कि अकेली लड़की घर में थी, कौन करता गाय का सानी पानी, कौन करता साग भात, कौन नानी का बाबू का देह नेह करता। हम सब सीखते तभी तो करते। मैया रहती तो लाड़ लड़ाते, अकेले किस पर लड़ाते लाड़। सासू माँ बहुत मानती थी, जो हम नहीं जानती थी सब सिखा पढ़ा दी। हमारे मालिक बड़े संकोची थे, बहुत दिन तक घर में सोने नहीं आए, दालान पर ही संगतिया लोगों के साथ सोते रहे। सासू माँ ने जेठानी से कहा था, मुझे याद है, बड़की तू छोटका को काहे नहीं रात को घरे में सोने कहती है। जेठजनी फिक से हंस पड़ी थी। सासू माँ ने उन्हें डपट कर कहा था कि हंसती क्या है, भौजाई है, तू ही न उसे घर देगी, हम तो माई हैं, कहना सुहाएगा। बड़की घेर घार कर माली को घर पहुंचा गई। मेरे हाथ में तेल की कटोरी पकड़ा गई कि उसके पैर में तेल लगाना होगा। सासू माँ ने कहा, देख छोटकी, चट से बोला न देना, मैया थी नहीं, कौन बताए, हम ही बताते हैं, मुंह बजाई लेना। हम उसको दुलड़ी का चांदी चेन दिए हैं तेरे लिए। और हाँ, हम तेरे ससुर को मालिक कहते थे, तू भी यही कहना, समझी। हम तो लाजे कठौती हो गए। वो आया और चौकी पर सो गया। थोड़ी देर हम देखते रहे, फिर चुपचाप उसके पैर में तेल लगाने लगे। हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा लिया और बोला, हमको बहुत लगता था कि कैसे तुम्हारे पास घर आए। हम क्या बोलते। मुड़ी ऊपर उठा के देखो ना, हम भी तो देखें कैसा चेहरा है। बच्ची थी तब एकदम में गुलभंटी थी, अभी तो सुरेव शरीर है। जरा पास आओ ना। कब हम पास आए, कब एक हो गए, यह जान ही न पाई। घर घरवार में कहाँ जान पाई कि कब 3 गो बेटी और 2 गो बेटा हो गया। जीव दांत कूंचा हो गया। ओह, कुछ गलती हो गई क्या, आँख पनी आ गया। साहिबन देख लें, सोचकर पोंछ ली झट से। 3 बेटा था ना, एक छोटका बेटा किसी के साथ शहर कमाने गया, फिर लौट कर न आया। कहाँ भुला गया कुछ पता न चला। वह पटना से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब तक चला गया। यह सुना था कि मिला ही नहीं। शुरू में लोग चिढ़ाते, तुम्हारे बेटे को तो देखा है, झूंटा बढ़ाए चिमटा लिए, कड़ा पहने खालसा पंथ में शामिल हो गया है। सुन के रो के रह गए। अब तो भूल भी गए कि तीसरा भी बेटा है। कभी कभी मन में आता कि अगर साहब मिल जाते तो उनसे कहकर खोजते बेटा को, पर साहब का पता भी तो नहीं मालूम था। आज जब इनको देख रही हूँ तो कितना पानी कोसी गंगा में बह गया। अब कैसा होगा वह मेरा दुबला पतला गोरा बेटा। उसके गोरे रंग पर बड़ा गुमान था। वह तो सचमुच किसी पंजाबी के रूप में खप गया होगा। दाढ़ी और बाल में उसे कैसे पहचानूंगी। उसकी चिड़िया जैसी मीठी आवाज़ तो अब होगी नहीं। ओह, क्या सब सोचने लगी। साहब हमको नहीं पहचाने तो क्या हुआ, हम ही टोकते हैं उनको। बहुत अच्छा लगा उनका सुख दुख जान के। अच्छा क्या लगा, तकलीफ़ ही हुई, पर गोसाई साहब के आगे किसी की चलती है क्या। मैंने अपनी आंखें पोंछी। साहब तब अकेले घर में हैं, खाना पीना सेवा शुश्रूषा, तुम भी अड़हुल उसी में उलझी हो। एक लड़का है जो साफ कर देता है और खाना भी बना देता है। सुबह 7 बजे आता है, चाय नाश्ता बनाकर खिलाता है, खुद भी खाता है। दिन के लिए दाल सब्जी बनाकर रख देता है, चावल मैं खुद बना लेता हूँ। वह 10 बजे स्कूल चला जाता है। शाम को फिर 4 बजे आकर हमारी रोटी सेक कर डब्बे में रख चाय पिला जाता है। मैं उसे रविवार को हफ्ते भर की पढ़ाई करवा देता हूँ। लड़का जहीन है, अकेले रहते हैं। दोस्त मित्र साथी संगत है ना, रेडियो टेलीविज़न है, अकेले क्या हैं।
फिर भी हारी बीमारी में क्या होता है। तब वह लड़का रहता है, अभी चलिए साहब, हम आपके घर चलते हैं, देखें कैसे रहते हैं आप। अभी अभी तो इस काम में जुटा हूँ, तुम लोगों को बस में चढ़ाकर ही निश्चिंत होऊंगा। साहब, सबों को बस में चढ़ाकर मैं मुड़ा, अब साथियों से दुआ सलाम कर घर जाऊं। रैली सफल सुरक्षित गुजर गई। पीछे मुड़ते ही देखा अड़हुल कैनवास का झोला पकड़े खड़ी थी। मैं चौंक गया, यह छूट गई क्या? लेकिन उसके चेहरे पर शांत भाव बताता है कि वह सायास यहाँ खड़ी है मेरी प्रतीक्षा में। तुम गई नहीं? तुम्हारी बस तो चली गई। हाँ साहब, हम दुल्हन को बेटी को समझा के विदा कर दिए। आप अकेले हैं, कैसे छोड़ के चले जाएं? जी मैं आया उसे डपट दूं कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, पर ऐसा उससे कह नहीं सकता। अभी तो यह मेरी जिम्मेदारी बन गई। उसका गांव ठांव, आजकल की सुविधा अनुसार मोबाइल नंबर सब है, भेजना तो होगा, पर अभी घर ले जाना होगा। मैंने अपने साथी से कहा कि यह पुरानी परिचित है, मेरे घर पर रहकर चेकअप कराएंगी। चलता हूँ। उसे लेकर घर आया। वह मेरे 4 कमरे के घर को घूम घूम कर देखती रही। सब कुछ करीने से लगा देख खुश हुई। सहायक लड़का किशोर से काफ़ी जानकारी ली, कुछ हिदायतें भी दी। मैं उसके साथ थोड़ी देर बात कर फिर सहज हो गया। वह बेहद सामान्य सहज मुद्रा में थी। अड़हुल, अब तो तुमने देख लिया ना मैं कितने सुख से रहता हूँ। चलो तुम्हें बाजार घुमा लाऊं, फिर तुम्हारे गांव छोड़ आऊँगा। मैंने अड़हुल से कहा। वह तैयार हो गई। देखा अपने लंबे खिचड़ी बालों को समेटकर जूड़ा बना लिया था। अभी भी इसके केश लंबे और घने हैं। रंगीन छींटदार साड़ी पहन रखी थी। हाथों में वही 2-2 चांदी की चूड़ियाँ, गले में काले रेशम धागे की माला, जो इसने जरूर अपने ग्रामीण मंदिर के मेले में खरीदी होगी। गाड़ी में बिना हिचक अड़हुल मेरे पार्श्व में बैठ गई, मानो यह उसका रोज का रूटीन हो। गाड़ी चलाते चलाते मैंने पूछा, यह काले रेशम का धागा अब भी पहनती हो? मुझे याद है चांदी की हंसुली के साथ भी यह धागा पहने रहती। वह मेरी ओर देखकर आंखों में ही मुस्कुराई। कहाँ से लिया है? कुशेश्वर स्थान की देवन वन से। उसने लंबी सांस ली। कहाँ देवन साहब? वह तो कोसी के पेट में गई। क्या? उतना बड़ा मंदिर? नहीं तो। कोशिका के उत्फाल के आगे बड़ा क्या छोटा क्या? छोटा को तो बकस भी देती है, बड़ा को पहले चप्पडूं। ई हम कह किसको रहे हैं? आप खुदे सब जानते हैं। मैं पुनः उस अंतराल को पार करना नहीं चाहता था। मैं कुछ याद करना नहीं चाहता था, लेकिन कोसी बाढ़ और एकांत जानबूझकर हमारे बीच आ धमकता। फिर कहाँ खरीदा? एंटीक पीस है। बाबा धाम से ढेरे खरीद लाए थे बाबू, हमको छोड़कर कोई नहीं पहनती है, सो है। वह निर्लिप्त भाव से कह गई। बाजार से उसने किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा। मेरे बहुत टोकने पर कहा कि टॉफ़ी चॉकलेट कुछ ले दूं। मैंने कई पैकेट भांति भांति के चॉकलेट्स खरीद दिए। अड़हुल खोई खोई सी थी। दूसरे दिन सुबह सुबह हम उसके गांव की ओर अपनी कार से चल पड़े। बेहद चौड़ी चिकनी 4 लेन, बीच में फूलों की क्यारियाँ, लाल और पीले कनेर, बोगन बेलिया और कहीं कहीं अड़हुल का पीला लाल फूल। भागती गाड़ी और साथ छोड़ते वृक्ष गुल्म लताएं इसे चकित कर रही थीं। यह दृश्यावलियों को मानो आँखों ही आँखों में आत्मसात करना चाहती थी। गांव पहुँचते पहुँचते सांझ ढलने लगी थी। सड़कों के किनारे के गांव में भी गऊ ढुकाने का समय होने के कारण हलचल सी थी। उत्तर बिहार के गांव की एक विशेषता है कि अभी भी घर अधिकतर छप्पर वाले हैं। कोहड़े, कद्दू और भतुआ छप्परों पर अलसाए से पड़े होते। केले के झुरमुट की धुएं की लकीर आकाश छू रही हैं। 2-3 जगह भड़भूजा का चालू चूल्हा देखा।
अभी भी लकड़ियाँ वहाँ अपना अन्नर लेकर खड़ी दिखी। जब अड़हुल के दालान पर गाड़ी रुकी तब सारा गांव सिमट आया। उसकी बेटी ने बच्चों को भगाने की कोशिश की। हटो तुम लोग, तमेसा है क्या? बाइस्कोप देखने चले आए? अड़हुल की पोतियों ने गाड़ी की चमक में अपना चेहरा निहारते बच्चों को परे हटाया और पहरा सा देने लगी। थोड़ी देर में बहू ने ट्रे में सजाकर बढ़िया कप प्लेट में चाय और बिस्किट लाकर मेरे सामने के प्लास्टिक वाले चौकोर मेज पर रख दिया। घर में कोई पुरुष नहीं दिखा। चाय पीकर मैंने कहा, मैं अब लौटता हूँ, चलूँ? ऐसे कैसे जाइएगा अंकल? भैया को आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है, उन्हें आने दीजिए, बिटिया ने कहा। कहाँ है तुम्हारा भैया? हाट गया है प्याज गाड़ी पर लेकर बेचने, आता ही होगा। हमारा बैल घर मुँहा खूब रमक कर चलता है। फिर भी बेटा, बैल तो बैल है, मुझे देर हो जाएगी। आपको आज जाने कौन देगा? हम लोगों का मन मानेगा क्यों? अरे क्या कहती हो? लेकिन मेरी एक न चली। दालान की कोठरी में मच्छरदानी लगाकर, नई चादर बिछाकर, नया तकिया गिलाफ लगाकर उन्होंने मुझे वहाँ रुक जाने सोने को बाध्य कर दिया। अड़हुल का बेटा गांव के खादी भंडार से नई लुंगी और गमछा लेता आया। भागने की गुंजाइश ही न छोड़ी। घरों में नया नया शौचालय बना था। मैं उनके आतिथ्य से एक बार पुनः भाव विभोर हो गया। अड़हुल महियसी सी बैठी सब पर नज़र रख रही थी। तुम्हारा गांव तो आधुनिक हो रहा है बेटा, मैंने आह्लाद से कहा। कहाँ अंकल, स्कूल में ठीक से ना पढ़ाई होती है, ना खाना ही मिलता है। वह भी एक हाई स्कूल तक भी नहीं है। हमारे गांव से एक भी औरत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका नहीं है, न आशा कार्यकर्ता है। बहुत लड़ झगड़ कर एक पंचायत मेंबर है। क्या आधुनिक होगा? बेटे ने एक सांस में दुख बयान कर दिया। हमारी संस्था तुम्हारे यहाँ आकर ज़रूर कोई न कोई केंद्र खोलेगी। मैं कहूँगा तुम लोग जागरूक हो, अधिक हो जाओगे। सरकार पर निर्भर रहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप भी आएंगे ना? बेटा उत्साहित था। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वह अपनी किसानी से सुखी था। उसके घर की स्त्रियों ने भी 5वीं पास कर लिया था। यह गौरव की बात थी। कभी कभी आ सकता हूँ। मेरे मन में था कि सेंटर का इंचार्ज मैं ही क्यों न रहूँ, परंतु इस सारी बातचीत में शामिल अड़हुल ने एक बार भी आग्रह न किया। वह एक बारगी निसंग निर्लिप्त सी बैठी रह गई। मैं सुबह के नाश्ते के बाद झटके से उठा और चल पड़ा। अड़हुल। घर पहुँचते पहुँचते मेरे अंदर सालों पहले की अड़हुल जाग कर बैठ गई। मेरा रोया इस उम्र में भी खड़ा होने लगा। कलेजा धक धक करने लगा। यह क्या हो रहा है? साहब के बगल में बैठी 3 घंटे से मैं नया जन्म नहीं, पुनर्जन्म लेने लगी। हाय राम। जब उन्होंने कहा कि वे लौट जाना चाहते हैं तो राहत की सांस ली। लेकिन ये बच्चे भी ना, अंकल अंकल कहकर उन्हें रोक ही दिया। आगत स्वागत किया सो ठीक, पर मेरा मन चंचल हो रहा था। मेरा भोला भाला बेटा उनसे यहाँ रहने की, केंद्र खोलने की सिफारिश कर रहा है। मैं तो पागल हो जाऊंगी। साहब की मंशा क्या है नहीं मालूम। वे भी केंद्र खोलने की बात पर हामी भर रहे हैं। उनके लोग बहुत दिन से आवाजाही करते रहे हैं। अब ये रहकर इलाके का हेतु देखेंगे। अपने मन में सोच रही हूँ कि अगर ये रहने को तैयार होंगे या ज़्यादा आवाजाही करेंगे तो हम पुरैनिया दूसरे बेटा के पास चले जाएंगे। काहे तो मन घबरा रहा है। साहब गाड़ी पर बैठ गया। भर नज़र हमारी ओर देखा, हाथ उठाकर बोला, अच्छा अड़हुल, हम जाते हैं। तुम्हारा गांव, घर, बच्चे सब याद रहेंगे। जल्दी ही लोग आएंगे केंद्र खोलने। मुझे बच्चों के पास विदेश जाना है। अपने आदत के अनुसार हमने आंचल से मुंह ढक लिया।
जानते हैं क्यों? इस हमारे गांव में बाल बुतरू के सामने नाम धर के पुकारें इसीलिए। यह मेरा नैहर थोड़े ना है, लेकिन जी हल्का हो गया। गाड़ी नज़र से दूर चली गई। अभी आप सुन रहे थे उषा किरण खान जी की कहानी अड़हुल की वापसी। कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वाचन स्वर पसंद आया है तो कृपया लाइक भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।